हेलो दोस्तों, मेरा नाम है जयवीर कुमार और मैं करवा रहा हूँ आपको राकेश यादव सर की 7300 बुक का पूरा सॉल्यूशन। दोस्तों, हमारा चैप्टर चला हुआ है नंबर सिस्टम, जिसके आज हम क्वेश्चन पर पहुंच चुके हैं 134। तो आज ये 134 क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं आज। फिर देखो 134 क्वेश्चन में क्या कहता है। ए मैन एट 100 grapes in 5 days. Each day he ate 6 more grapes than those he ate on the earlier day. How many grapes did he eat on the first day? देखो भाई, एक इंसान डेली ग्रेप्स खाता है, तो क्या करता है वो 5 दिन लगातार ग्रेप्स खाता है। ठीक है, यानी कि 100 ग्रेप्स को 5 दिन के अंदर वो खत्म करता है। भाई जितने वो करता क्या है कि पहले दिन जितने ग्रेप्स खाता है ना, उससे अगले दिन वो 6 ज्यादा खाता है। जैसे मान लो आज उसने 10 ग्रेप्स खाए, तो अगले दिन वो 16 खाएगा, अगले दिन 22 खाएगा। तो ऐसे ऐसे करके उसने 5 दिन में कितने ग्रेप्स खाए भाई? 100 ग्रेप्स। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं इसको। भाई 134 क्वेश्चन। भाई देखो, पहले दिन मान लिया भाई हमने, उसने कितने ग्रेप्स खाए भाई? x ग्रेप्स। ठीक है, भाई दूसरे दिन कितने खाए? x+6। भाई तीसरे दिन x+12। चौथे दिन x+18 और पांचवें दिन x+24। ठीक है, अब देखो पांचवें दिनों के, यानी कि पांचों दिन के अंदर उसने कितने ग्रेप्स खाए हैं? 100 ग्रेप्स। ठीक है, अब पूछते हैं कि भाई जो पहले दिन, यानी कि x की वैल्यू फाइंड करनी है आपको सीधी सीधी। देखो यहां क्या होगी भाई x की वैल्यू? 1 2 3 4 और 5। तो 5x तो हो गई भाई एक साथ। ठीक है, प्लस हो जाएगा कितने भाई? 6। 12 और 6 18, 18 18 36, 36 और 24 60। ठीक है, और बराबर हो जाएगा कितने के? 100 के। अब देखो 5x इधर ही रहेगा। ठीक है, 60 इधर आ जाएगा तो कितना आ जाएगा? 40। और आपको पता है कि x की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई? 8। ठीक है, 5 8 जा 40। अब यानी कि पहले दिन देखो, हाउ मेनी ग्रेप्स डिड ही ईट ऑन द फर्स्ट डे, यानी कि पहले दिन हमने कितने माने थे भाई? x ग्रेप्स मांगे थे, तो x की वैल्यू कितनी आ गई भाई? 8। ठीक है, तो यानी कि आपका आंसर क्या हो जाएगा भाई? a। ठीक है, अब 135 क्वेश्चन देखते हैं भाई। इंस्टेड ऑफ मल्टीप्लाइंग ए नंबर बाय 0.72 बाय स्टूडेंट मल्टीप्लाइड इट बाय 7.2। इफ हिज आंसर वाज 25 मोर देन द करेक्ट आंसर, द ओरिजिनल नंबर वाज। देखो भाई, ऐसे क्वेश्चन आपके काफी बार देखे जाते हैं। इस क्वेश्चन में क्या होता है कि भाई पहले आप जैसे कि दे देंगे, क्वेश्चन में दिया जाएगा कि भाई पहले हमने एक लड़के को 10 से गुना करने को कहा है एक संख्या को, लेकिन उसने गलती से क्या कर दिया, उसको 20 से भाग कर दिया या 25 से गुना कर दिया। तो ऐसे में जो एग्जैक्ट आंसर होते हैं वो आगे पीछे हो जाते हैं। तो वही एग्जैक्ट, हमने कभी एग्जैक्ट आंसर निकालने को कहता है, कभी कभी हमें संख्या के तौर पर या फिर हमें घुमा फिरा कर दे देता है। तो ऐसे क्वेश्चन में हमें क्या करना होता है? देखो भाई 135 क्वेश्चन है, कहता भाई इंस्टेड ऑफ मल्टीप्लाइंग ए नंबर बाय 0.2, यानी कि एक क्वेश्चन को क्या करना था भाई? 0.72 से क्या करना था? मल्टीप्लाई करना था। ठीक है, एक नंबर को 0.72 से क्या करना था भाई? मल्टीप्लाई करना था। लेकिन स्टूडेंट ने क्या किया? उसको मल्टीप्लाई किया, यानी कि उसी नंबर को मल्टीप्लाई किससे किया भाई? 7.2 से। ठीक है, अब देखो भाई 7.2 से मल्टीप्लाई कर दिया। कहता है कि भाई इफ हिज आंसर वाज 2592, यानी कि 2592 मोर देन द करेक्ट आंसर। अब देखो भाई, करेक्ट आंसर तो यहां मिलता, क्योंकि बोला किससे था? इससे। भाई करेक्ट आंसर तो यहां मिलता। कहता है लेकिन उसे कितना मिला? उसको यहां पर जो मल्टीप्लाई किया ना, वो करेक्ट आंसर से भी कितना मिला भाई? यहां पर मान लो आपको मिलता x आंसर। ठीक है, भाई मान लो आपको y आंसर मिलता। ठीक है, लेकिन यहां पर आपको कितना मिला? y में भी कितना प्लस करना पड़ा? 2592।
ठीक है भाई, मोर देन द करेक्ट आंसर। तो कहता है कि भाई ओरिजिनल आंसर कहाँ है, कितना है। ठीक है, देखो भाई इस लैंग्वेज को अगर आप समझ लेंगे तो आपको ऐसे किसी भी क्वेश्चन के अंदर प्रॉब्लम नहीं आएगी। इसको कैसे समझते हैं कि भाई आपको एक नंबर दिया गया, ठीक है, क्वेश्चन में कहता है कि वो जो नंबर है वो हमने किससे मल्टीप्लाई करने को बोला गया है, पहले 0.72, लेकिन गलती से हमने क्या किया भाई, उस नंबर को किससे मल्टीप्लाई कर दिया, 7.2 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो इससे हमारा जो आंसर है, यानी कि मान लो हमारा एक वाई आंसर, यानी कि जो रियलिटी में जो आंसर आता वो कितना आता भाई वाई, लेकिन आ कितना गया वाई प्लस, यानी कि उससे भी कितना भाई 2592 ज्यादा आ गया। अब देखो ज्यादा आंसर यहां आ रहा है ना, आपको पता है यहां आ रहा है, तो हम एक इन दोनों को बराबर करना चाहते हैं। ठीक है भाई, यही बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि हम प्लस किसके अंदर करें, हमें इसको बराबर करना है। अब देखो बराबर करने से पहले आप क्या सोचेंगे कि भाई यहां मल्टीप्लाई करने से तो ऑलरेडी ज्यादा है आंसर, ठीक है, तो आप प्लस किसके अंदर करेंगे, इसके अंदर करेंगे भाई 2592। ठीक है, आप यहां आंसर को मल्टीप्लाई प्लस करेंगे इस वाली इक्वेशन के अंदर। ठीक है, अब देखिए आपका आंसर कितना बन जाएगा भाई 7.2, यानी कि 0.72 x प्लस 2592 बराबर है 7.2x। ठीक है, ये वैल्यू आपकी बनी। इस x वाली वैल्यू को यहां ले जाइए, ये माइनस हो जाएगी 0.72x। ठीक है, ये उधर जाकर माइनस हो जाएगी। ठीक है भाई, आपको अब माइनस करने पर देखिए कितना आएगा भाई, 7.2 से 0.72 को माइनस करेंगे तो यहाँ कितना आ जाएगा 8, 11 में से 4 और यहाँ आएगा 6, यानी कि जो आपकी वैल्यू आई वो कितनी है भाई 6.48x बराबर हो जाएगा किसका 2592। ठीक है, अब जो आपकी x की वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी भाई 2592, देखो भाई इसको यहां लिख देते हैं 2592 अपॉन में 6.48, यही आई थी भाई। अब देखो इसको कट करेंगे, यहां से कट करेंगे, यहां मल्टीप्लाई में 100 आएगा, शायद ये इसके 4 पर जाएगा। ठीक है, ये 4 पर जाएगा, तो आपकी जो x की वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई भाई 400। ठीक है, देखो आपकी x की वैल्यू कितनी आ गई भाई, यानी कि ओरिजिनल नंबर आपका कितना था, ओरिजिनल नंबर यहाँ पर पूछा गया है, तो आपका जो ओरिजिनल नंबर है वो कितना है भाई 400। अगर ओरिजिनल आपका आंसर पूछता तो कितना आता भाई 400 मल्टीप्लाई बाई 0.72। ठीक है, अगर फिर भी समझना आए तो एक बार बैक करके और ध्यान से समझना कि मैंने इसमें क्या क्या बताया है, कैसे हम किस वैल्यू को कहां पर प्लस करेंगे। ठीक है, क्योंकि बच्चे ज्यादातर क्या होते हैं कि ऐसे प्लस करने में दोनों को हम इक्वल कब बनाए, इसी चीज में कंफ्यूज हो जाते हैं, जिससे उनके आंसर गलत गलत होते हैं। ठीक है, अब देख लेते हैं भाई नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहता है 136 में। 136 में कहता है इफ n इज एन इंटीजर देन n क्यूब माइनस n इज ऑलवेज डिविजिबल बाय। देखिए कहता है कि n यानी कि कोई भी इंटीजर है, ठीक है, कोई भी पूर्णांक है, इंटीजर को z से डिनोट करते हैं हमेशा। भाई देखिए n कोई भी, अब देखिए यहां पर जो वैल्यू दी गई है ना n इंटीजर, वहां पर आप 1 मत लेना कभी भी। ठीक है, 1 से ये जो वैल्यू लेनी होती है ये मोर देन 1 से होती है। ठीक है, मोर देन 1 से होती है। उसका रीजन ये होता है कि अगर आप 1 को इसके अंदर पुट करेंगे तो आपका जो आंसर है वो हमेशा कितना आएगा भाई 0 आएगा, जबकि 0 आपको ऑप्शन में दिया नहीं रहेगा। आपको क्या करना है 1 को हटाकर आप कोई भी वैल्यू ले लीजिए। अगर आप जैसे कि ऐसे फॉर्मेट में कुछ भी पूछा जाता है n की 4 करके, n की 5 करके, n की 6 करके, तो उसके अंदर आप डायरेक्ट कोई भी 2 वैल्यू रख के देख लीजिए, या 2 रख लीजिए, 5 रख लीजिए, कैलकुलेशन आसान करने के लिए। उससे क्या होगा कि आपको कोई भी मेथड याद करने की जरूरत नहीं है। देखिए भाई अगर मैं आपको याद करवा दूं कि n की क्यूब माइनस n हमेशा डिविजिबल होगा किससे 6 से,
तो ये तो क्या हो गई, सिर्फ एक याद करने की चीज है कि भाई n की क्यूब माइनस n रखो, हाँ हमेशा हमारा आंसर यही आएगा। लेकिन अगर आप क्वेश्चन में कहीं भी भाई आपको क्वेश्चन दे दिया और क्वेश्चन के अंदर थोड़ा सा पैटर्न जिसका चेंज कर दिया, लाइक यहाँ पर 2 रख दिया या 3 रख दिया, तब आप उसको कैसे करेंगे भाई, तब आपका आंसर कैसे आएगा? तो उसी के लिए मैं आपको बताता हूं कि यहाँ पर आप x की n की वैल्यू मोर देन 2 से भी कभी कभी दिया होता है, मोर देन 2 से या 4 से, या आप 6, 3 कुछ भी रखकर जिसकी आपको कैलकुलेशन आसान लगे आप तुरंत चेक करिए उसको। उससे फायदा आपका ये होगा कि आपका जो आंसर है आप उस पर परफेक्ट होंगे कि हाँ हमारा आंसर सही है, ठीक है। अदरवाइज तुक्का तुक्का लगेगा, फिर आपको क्वेश्चन कभी कभी गलत भी हो जाता है। तो देखो हम यहाँ पर क्या करते हैं भाई, 2 की क्यूब कर लेते हैं, हमने n की वैल्यू हम एक बार 2 मान लेते हैं, ठीक है। फिर 2 मानी तो क्या हुआ, 8 माइनस 2 बराबर क्या आया 6, ठीक है। 8 माइनस 2 6 आया। अब यानी कि जो भी ऐसे के अंदर हम n की वैल्यू कुछ भी रखेंगे x y z, तो उसके अंदर हमारा क्या होगा भाई, वो जो नंबर उसका जो भी रिजल्ट बनेगा n की वैल्यू रखने पर, वो हमेशा किससे डिविजिबल होगा भाई, 6 से। अब देखिए अगर 6 ही ना दिया हो ऑप्शन के अंदर, अगर 6 नहीं दिया होगा तो दो चीजें दी होंगी, वो क्या होंगी, या तो 2 होगा या 3 होगा। अब ये मत सोचना कि भाई जो 2 और 3 है तो हमारा तो 6 तो दिया नहीं है, तो क्या 6 से डिविजिबल नहीं होगा? तो वो हमेशा आंसर किससे डिविजिबल हो जाएगा, 3 से और 2 से। तो इन दोनों में से अभी आप ऑप्शन लगा सकते हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन देखते हैं भाई 137। क्वेश्चन में क्या कहता है, द लीस्ट अमंग फ्रैक्शन, कहता है कि इसमें से सबसे जो छोटी फ्रैक्शन है वो कौन सी है। तो देखो भाई इसमें सबसे छोटी फ्रैक्शन हमें ना तो निकालने की जरूरत है और ना ही हमें कुछ कैलकुलेट करने की जरूरत है। कुछ बातें ध्यान में रखनी है, बस वही इसमें अप्लाई कर देनी है और आपका आंसर जो है वो सही आ जाएगा। देखो कुछ बातें क्या है, सबसे पहले आप इनके बीच का गैप, यानी कि नैनोमीटर माइनस डेनोमीटर, हालांकि डेनोमीटर माइनस नैनोमीटर कर लीजिए आप, क्योंकि डेनोमीटर हमेशा बड़ा होता है, ठीक है। जो भी आंसर आएगा डेनोमीटर माइनस नैनोमीटर, वो इन सबके बीच में इक्वल आना चाहिए, यानी कि अगर गैप 2 का है तो 2 का ही चलना चाहिए, 3 का है तो 3 का चलना चाहिए। अगर ऐसा है आपके क्वेश्चन के अंदर, तो आपको क्या करना है भाई कि जो भी उसके अंदर सबसे छोटी वैल्यू है वही वैल्यू क्या होगी, आपकी सबसे लिस्ट वैल्यू होगी, और जो भी सबसे बड़ी वैल्यू है वही क्या होगी, अमंग वैल्यू होगी, ठीक है। तो यहां पर आपकी वैल्यू कितनी है भाई, b, ठीक है। तो b आपका क्या हो जाएगा भाई आंसर, यानी कि ये b जो वैल्यू है वो सबसे छोटी है, और सबके गैप क्या है, सबके गैप बराबर बराबर है, ठीक है भाई। अब क्वेश्चन देखते हैं 138 क्वेश्चन में क्या कहता है भाई, 138 क्वेश्चन में कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल। देखिए इसके अंदर कहता है कि भाई इसके इस वैल्यूज के अंदर कौन सी वैल्यू है जो सबसे बड़ी है। तो बड़ी कैसे निकालेंगे भाई, देखो यहां पर भी आपको पता है कि भाई ये भी क्या है, फ्रैक्शंस है 9/10, ठीक है। अब देखो बार वाली वैल्यू को मैंने बताया था भाई, बार वैल्यू के लिए मैंने इस बार की वैल्यू को निकालने के लिए एक वीडियो डाली हुई है, आप वहां पर जाकर देख सकते हैं उस वीडियो में, ठीक है। तो आपको ये बार की वैल्यू सोल्व करना जल्दी आ जाएगा, यानी कि आसान है ये बार की वैल्यू निकालना, ठीक है। 9 के ऊपर बार है, इसका मतलब क्या होता है भाई 9/9, ठीक है। अब इसको कट करेंगे तो यही वैल्यू किसके बराबर होती है, 1 के बराबर, ठीक है। तो यहां पर कितना आ जाएगा भाई 1। अब आपको पता है कि 0.9 के ऊपर बार का मतलब क्या हुआ, 0.9 है यहाँ पर 9/90, ठीक है। वहां पर कितना है भाई 0.09, दोनों के ऊपर बार का मतलब है 9/99, ठीक है। अब यहां आपको पता है कि 1/11, यानी कि अगर मैं यहां लिखूं तो 1/11, यहां कितना है भाई 1/10, और यहां आपको पता ही है कि यहां कितना है भाई 0.9, ठीक है।
या फिर 9/10 बोल लीजिए, कुछ भी बोल लीजिए, ठीक है। अब आपको पता है कि ये तीनों वैल्यूज, ये वैल्यू और ये दोनों वैल्यूज, ये किससे, ये 1 से भी क्या है, छोटी हैं दोनों की दोनों, ठीक है। 1 से क्या है, छोटी हैं ये तीनों की तीनों वैल्यूज। अब हमारे पास एक वैल्यू है जो कि 1 है, तो हमारी वही क्या हो जाएगी, यानी कि जो सबसे ग्रेटेस्ट वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी भाई, बी हो जाएगी हमारी, क्योंकि यही वैल्यू क्या है, 1 के इक्वली है, ठीक है। यानी कि हम अगर लिखना चाहें तो 1 बराबर है 0.9 के ऊपर बार, ठीक है। ये वैल्यू हमेशा 1 के बराबर होती है। अब क्वेश्चन नंबर भाई 139 देखते हैं। 139 के अंदर क्या कहता भाई, वन 139 में कहता है व्हेन टू नंबर्स आर सेपरेटली डिवाइडेड बाय 33 द रिमाइंडर्स आर 21 and 28 respectively. If the sum of the two numbers is divided by 33, the remainder will be. देखो रिमाइंडर क्या होगा, आपको पता है कि भाई दोनों वैल्यू क्या है भाई, 21 और 28। यहां क्या करना, 9 और 4, यानी कि आपके पास जो दो वैल्यूज है उनका प्लस कितना बन रहा है भाई, आपका 49, ठीक है। अब देखो 49 को ही क्या करना है आपको, 33 से क्या करना है, डिवाइड करना है। डिवाइड करना है तो 1 पर जाएगा और 1 1, यानी कि यहां हो जाएगा 6, यहां हो जाएगा 1, यानी कि जो आपका जो रिमाइंडर निकलेगा वो कितना निकलेगा भाई, 16, ठीक है। तो आपका आंसर कितना आएगा भाई, 16। अब देखो कुछ बच्चे जो पहली बार मेरी इस वीडियो को देखेंगे वो ये सोचेंगे कि हमारा एग्जैक्टली, जबकि यहाँ तो वैल्यू दी ही नहीं है। हाँ, यहाँ क्या दिया गया है, यहाँ सीधा सीधा हमें रिमाइंडर दिया गया है। तो जो भी बच्चे मेरी पहले से वीडियो देखते आ रहे होंगे उनको ये क्लियरली समझ आएगा कि मैंने बता रखा है कि अगर आपको ऐसा कोई भी क्वेश्चन दे और उसके अंदर आपको वैल्यू ना दी गई हो, डायरेक्ट रिमाइंडर दिया गया हो, तो वही रिमाइंडर हम क्या लेट कर लेते हैं, अपनी करेक्ट वैल्यू, यानी करेक्ट जो हमारी वैल्यू होती है उन्हीं को एज्यूम कर लेते हैं। और उसी के बेस पर हम जैसे आगे डिवाइड बोला है तो डिवाइड, आगे अगर उसको डिवाइजर से मतलब डिवाइड करने को बोला तो डिवाइड, रिमाइंडर निकालने को बोला है तो रिमाइंडर, हम जैसा आगे फॉर्मेट दिया गया है उसी हिसाब से उसको कैलकुलेट कर लेते हैं। तो जो हमारा आंसर है वो परफेक्टली सही आता है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा भाई, डी 16, ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन 140। 140 क्वेश्चन के अंदर क्या कहता है भाई, इफ n be any natural number, the n by which number n4 minus n is always divisible। देखा भाई, यही फॉर्मेट का क्वेश्चन यहां पर आया है और यही ऐसे ही सेम यहां पर क्या है भाई, n की 4 माइनस n है, जबकि यहां कितना था, n की क्यूब माइनस n। तो इनको याद करने से अच्छा है कि आप इनको निकालना सीख जाए। निकालने से ये है कि ये कितने भी बड़े फॉर्मेट के अंदर आ जाए आप तुरंत उसमें, इससे आपकी स्किल भी बढ़ेगी, ठीक है। और आपको एक जो आंसर है आपका सही निकलेगा, आपको तुक्का लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी कहीं भी। अब देखो n की 4 है, अब मैंने बोला था यहाँ 1 मत रखिए, आप 1 से बढ़कर कुछ भी रख लीजिए। लाइक आपने 3 रखा, n की वैल्यू आपने 3 रखी, तो आपको पता है 3 की 4 कितनी होगी भाई, -3, ठीक है भाई। 3 की 4 कितनी हो जाएगी, 81। 81 में से अगर आप 3 माइनस करेंगे तो कितना आएगा भाई, 78, ठीक है। अब ये वैल्यू किससे डिविजिबल होगी, देखो भाई 6 से भी होगी और 3 से भी होगी, ठीक है। अब आप सोचेंगे कि भाई हम यहाँ पर 6 लगाएं या 3 लगाएं। अब आप दोबारा चेक करें भाई, 2 की 4 कितनी होगी, 2 की 4 माइनस 2, भाई 2 की 4 होगी 16, 16 माइनस 2 कितना होगा भाई, 14। अब देखिए भाई, अब जो वैल्यू बनी वो हमेशा किससे डिवाइड होगी भाई, देखो यहां पर देखो ऐसे ही क्वेश्चन में कंफ्यूज करते हैं। अगर आप इसकी डायरेक्ट आंसर याद कर लें और डायरेक्ट आपको मिले ही ना तो आप आंसर क्या लगाएंगे भाई, देखो अब यहाँ पर 3 भी है, 2 भी है, 6 भी है, और जबकि 6 के ही क्या होते हैं, 2 फैक्टर्स होते हैं, 3 और 2,
ठीक है। अब आप यहाँ पर सोचेंगे, अगर आपने सीधा याद कर रखा होगा तो यहाँ भी आप क्या करेंगे, तुक्का लगा देंगे कि भाई तुक्का लगा दिया, सर ने बताया था कि भाई 6 तो हो नहीं सकता, तो 6 का कोई फैक्टर यानी कि 3 हो जाएगा आंसर। जबकि हमने क्या किया भाई, हमने एक बार चेक कर लिया कि यार 2 में भी क्या यही लागू होता है, तो 2 में 2 की 4 माइनस 2 यहाँ तो 14 आ गया। यहाँ आपको पता है कि 3 जो है 14 को डिवाइड नहीं करेगा, लेकिन 2 जो है वो हर किसी को डिवाइड करता चलता, ठीक है। और यहाँ पर एनी नेचुरल नंबर की बात हुई है, तो यहाँ पर आपकी कोई भी रिस्ट्रिक्शन भी नहीं है कि आपको कि नंबर आपको 2 से मोर देन लेना है या 2 से लेस देन लेना है, आपके पास कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है इस चीज की, ठीक है। आप इसमें से कोई भी वैल्यू ले सकते हैं, 2, 3, 1 नहीं ले सकते हैं, क्योंकि 1 का आंसर हमेशा 0 बनेगा, मैंने बताया था, क्योंकि आप 1 की पावर 4 करेंगे तो 1 ही आएगा, -1 करेंगे तो 0 आ जाएगा, जबकि 0 आपका ऑप्शन में नहीं है, ठीक है। अब देखिए यहां पर आपका जो आंसर बना वो 2 बना, ठीक है भाई। चलिए भाई अब 141 क्वेश्चन पर देखते हैं। 141 क्वेश्चन से क्या कहते हैं, द ग्रेटेस्ट नंबर लेस देन 1500 विच इज डिविजिबल बाय बोथ 16 एंड 18। देखिए भाई 141 क्वेश्चन में कहता है कि 1500 के आसपास वो बड़ा नंबर क्या होगा जो 16 और 18 से एग्जैक्टली डिवाइड हो जाए। तो भाई 16 और 18 से एग्जैक्टली कब डिवाइड होगा, जब इसका एलसीएम से डिवाइड होगा। तो यानी कि 16 और 18 का एलसीएम कितना बनेगा भाई, एलसीएम बनेगा भाई 144, ठीक है भाई। 144 इसका क्या बनेगा एग्जैक्टली, यानी कि एलसीएम बनेगा। अब देखिए आप इस एलसीएम से क्या करेंगे भाई, 1500 को एग्जैक्टली डिवाइड करेंगे, ठीक है। डिवाइड करेंगे तो भाई आपको पता है कि भाई आपका रिमाइंडर कितना आएगा भाई 60। अब आपको पता है कि 1500 के पास चाहिए, यानी कि 1500 से कम चाहिए, ठीक है भाई। 50 ग्रेटेस्ट नंबर लेस देन, यानी कि 1500 से वो नंबर क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। तो कम होना चाहिए तो क्या करेंगे आप भाई, 1500 माइनस 60 तो कितना आएगा भाई 1440, यानी कि 1440 आपका क्या आएगा आंसर आएगा, यानी कि ए आपका हो जाएगा आंसर, ठीक है भाई। इस चीज को आप दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। वो तरीका क्या होगा भाई कि आपको ये एलसीएम वगैरह लगाने की जरूरत ही नहीं है। आप क्या करिए कि 16 आपको पता है कि भाई 16 से डिवाइड करना है और 18 से डिवाइड करना है, ठीक है। तो जो भी इनके बड़े फैक्टर होते हैं, यानी कि जैसे इसका 8 बड़ा फैक्टर है, इसका 9 बड़ा फैक्टर है, तो जो भी इनसे डिवाइड हो रहा होगा, यानी कि डिवाइड होगा वो इनके फैक्टर से भी डिवाइड होगा। अब आपको पता है कि भाई 16 और 18 का पढ़ना की टेबल थोड़ी सी मुश्किल होती है बच्चों के लिए, ठीक है। तो वो इस टेबल पर थोड़ा स्लोली वर्क करते हैं, लेकिन इन पे तो ज्यादा तेजी से वर्क कर सकते हैं ना, क्योंकि इनके क्या है डिविजिबिलिटी रूल है। तो इसका डिविजिबिलिटी रूल है कि लास्ट 3 नंबर, ठीक है ना, 3 डिजिट यानी कि, ठीक है। इसका मतलब है कि सम ऑफ डिजिट्स, ठीक है, सम ऑफ डिजिट्स है इसका डिविजिबिलिटी का रूल। तो आप इन दोनों से चेक कर सकते हैं, यानी कि आप 1500 के आसपास कोई भी नंबर देखिए, जैसे कि इस ऑप्शन में यहाँ एक नंबर है, यहाँ एक नंबर है जो कि 1500 के आसपास में है, तो इन दोनों को आप देखेंगे कि तो आपको पता है कि ये नंबर 8 से और 9 से दोनों से एग्जैक्टली डिवाइड हो जाएगा। तो आपका आंसर क्या बनेगा भाई, ए ही आपका आंसर बन जाएगा। अगर आप बोलेंगे कि 9 से तो ये भी डिवाइड हो जाएगा, तो भाई ये 8 से डिवाइड नहीं होगा, ठीक है। दोनों से डिवाइड होना बहुत जरूरी है, क्योंकि हमें डिविजिबिलिटी किसकी निकालनी है, 16 और 18 बोथ की, ठीक है। तो आप ऐसे भी चेक करके अपना आंसर तुरंत लगा सकते हैं बिना एलसीएम निकाले, बिना उसको डिवाइड किए, ठीक है। तो अब क्वेश्चन देखते हैं भाई 142 क्वेश्चन में क्या कहता भाई, ए फ्रैक्शन हैविंग डिनोमिनेटर 30 and lying between 5 and 8 and 5/8 and 7/11 is, कहता कि भाई एक फ्रैक्शन है, ठीक है, उसका जो डिनोमिनेटर है वो कितना है भाई 30, ठीक है। कहता है ये लाई करती है कहां पर। अब देखिए लाई करती है भाई कहां पर, बीच में किसके 5/8 और यहां पर 7/11,
कहते हैं यहाँ पर बीच में कहीं पर लाई करती है ये यहाँ पर, ठीक है। अब आपको पता है कि जब भी हम बच्चे थे, ठीक है, हमने फ्रैक्शंस की जो भी बीच में फ्रैक्शन होते हैं उनको इक्वली करना तो बहुत अच्छे से सीखा है छोटी क्लासों में, कि हम क्या करते हैं, हम उनके डिनोमिनेटर्स को इक्वल कर देते हैं, ठीक है। अगर आप इनके डिनोमिनेटर्स को इक्वल कर देंगे तो आपको पता है कि डिनोमिनेटर भी क्या आ जाएंगे, एक सीरीज में आ जाएंगे, और इनके यानी कि इनके बीच की कोई भी वैल्यू बताना आसान हो जाएगा हमारे लिए, ठीक है। तो यहाँ भी हम वही करेंगे, ठीक है भाई। ज्यादा कैलकुलेशन में मत घुसना, क्योंकि कैलकुलेशन में घुसेंगे तो कहीं ना कहीं कंफ्यूज हो जाएंगे, और कंफ्यूज होकर आपका आंसर निकलेगा नहीं, ठीक है ना। कभी कुछ बच्चों का निकल जाता है तो एक्सेप्शन केस है, ठीक है। बाकी आप कैलकुलेशन में मत जाइए, आप सीधा फॉर्मेट जो जैसा दिया है वैसे के वैसे रखते चले जाइए और उसको सोल्व कर लीजिए। जैसे कि देखो, आपको पता है कि भाई यहाँ पर 30 सबसे बड़ी संख्या है, ठीक है। आप या तो इनका एलसीएम ले लीजिए, ठीक है, तीनों संख्याओं का एलसीएम लेंगे, या फिर आप तीनों संख्याओं को नॉर्मली डिवाइड मल्टीप्लाई कर लीजिए। भाई देखो, मल्टीप्लाई करेंगे तो आप क्या करेंगे भाई, इसको 11 से भी मल्टीप्लाई करेंगे और 30 से भी मल्टीप्लाई कर देंगे। देखो, एलसीएम लेंगे तो भी कैलकुलेशन ज्यादा हो जाएगी, तो आपको कैलकुलेशन कम से कम ही करनी है। भाई यहां करेंगे तो आपको पता है 11 और 8, ठीक है, और यहां करेंगे तो आपको पता है कि भाई क्या बच गया, 30 बच गया और 8 बच गया। अब आपको पता है कि डिनोमिनेटर तो हो गया हमारा सेम, अब यहां जैसे यहां मल्टीप्लाई किए वैसे यहां भी करेंगे, 11 इंटू 30, ठीक है। अब जैसे यहां मल्टीप्लाई किया वैसे ही यहां भी करेंगे, 30 इंटू 8, ठीक है। अब देखो, डिनोमिनेटर से तो आपको कोई काम नहीं है, क्योंकि डिनोमिनेटर तो पूछा ही नहीं है, आपसे पूछा है न्यूमरेटर कितना होगा यहाँ पर x। अब आपको पता है कि 11 इंटू 8 से ये मल्टीप्लाई है, तो ये भी तो 11 इंटू 8 से मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। अब आप देखिए कि भाई यहां पर वैल्यू कितनी बनी, 1650, ठीक है। यहां कितनी बनी, 1680, ठीक है, यही बनेगी भाई। अब आप देखिए कि भाई जो भी वैल्यू होगी वो इन्हीं के बीच में लाइन करेगी, ठीक है, इन्हीं के बीच में लाई करेगी। तो आपको पता है कि भाई आप इसमें से कोई भी ऑप्शन उठा सकते हैं। आप ऑप्शन उठाएंगे, जैसे कि मान लो आपने 18 उठाया, तो 18 इंटू 88 क्या यहां पर लाई करेगा, तो 18 अट्ठे 144, 4 और यहां पर 4, तो 144, तो यहां आया भाई 858, यानी कि 1584। अब आपको पता है कि 1584 क्या है, इससे कम है, तो यहां पर लाइन नहीं करेगा, ठीक है। अब आप क्या कीजिए कि इसी को 88 को किससे मल्टीप्लाई कर दीजिए भाई, 90 से। अब आपको पता है कितना आएगा, 52, 152, तो यहां पर क्या हो जाएगा 15। अब 152 दोबारा आएगा, तो ये कितना हो जाएगा 761, यानी कि 1672। अब आपको पता है कि 19 से मल्टीप्लाई करने पर ये जो वैल्यू है ये इन दोनों के बीच में लाई करती है, ठीक है। तो आपका सीधा सीधा आंसर क्या हो जाएगा भाई, 90, यानी कि बी आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखो, इस पोर्शन के अंदर अगर आपके पास थोड़ी सी समझ है तो आप क्या है, आपको पता है कि इसमें कैलकुलेशन का जो पैटर्न था वो बिल्कुल जीरो हो गया, ठीक है। तो क्या किया है, छोटी छोटी यहाँ पर 2 कैलकुलेशन किए, यानी कि 3 बार मल्टीप्लाई किया और आपका आंसर आ गया, ठीक है। अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 143 क्वेश्चन। भाई 143 क्वेश्चन के अंदर क्या कहता है कि आउट ऑफ 6 कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर, इफ द सम ऑफ फर्स्ट 3 इज 27, व्हाट इज द सम ऑफ द अदर 3। यानी कि 6 लगातार संख्याएं हैं, 3 का सम दे दिया है पहले वाली 3 का, यानी कि 3x, x+1 और x+2, इनका सम कितना दिया है 27। अब आपको पता है जो भी x की वैल्यू निकाल लीजिए, यहां से जो भी आगे की वैल्यूज होंगी वो कंसेक्यूटिव यानी कि लगातार तो है ही, तो आगे की निकलने की जरूरत भी नहीं है। यहाँ आपको पता है कि यहाँ कितना है 3x+3 = 27, यहाँ आया 3x बराबर है 24 और x की जो वैल्यू है वो कितनी आ गई भाई 8, ठीक है। अब आपको पता है कि जो लगातार यानी कि आगे आने वाली जो भी संख्या है, यहाँ कितना हो गया भाई 10 हो गया। अब 10 के बाद क्या आएगी 11, 12 और 13।
अब इन तीनों का सम पूछा है तो यहाँ कितना आएगा भाई 36। तो 36 यानी कि ए आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई। अब आप देखते हैं भाई 144 क्वेश्चन में क्या कहता है। भाई 144 क्वेश्चन कहता है कि भाई विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए फैक्टर ऑफ द सम ऑफ द फर्स्ट 25 नेचुरल नंबर्स। ठीक है, यानी कि पहली 25 संख्याओं का अगर हम प्लस करते हैं तो उसका जो फैक्टर बनेगा वो क्या बनेगा। अब आपको पता है कि जब भी हम पहली 25 संख्याओं का सम निकालते हैं, ठीक है, अब an कह लीजिए sn कह लीजिए, सम ही तो निकालना भाई। n ब्रैकेट में क्या करते हैं n+1, अपॉन में क्या रखते हैं 2 रखते हैं। ठीक है, यानी कि ये क्या है, संख्याओं का नेचुरल नंबर का सम निकालना है। ठीक है, अब आपको पता है भाई n कितने दिए हैं 25 और यहाँ कितना हो गया 26। ठीक है, अपॉन में रखेंगे 2, तो 2 से ये कटेगा तो कितना आएगा भाई 13, यानी कि 25 इंटू 13। अब इसका फैक्टर जो होगा वो क्या निकलेगा भाई 13, जो कि ऑलरेडी दिया हुआ है। ठीक है, तो कैलकुलेट करने की कोई भी जरूरत नहीं है, मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर 13 ऑलरेडी दिया हुआ है। ठीक है, अब आप क्वेश्चन देखते हैं भाई 145 क्वेश्चन। 145 क्वेश्चन के अंदर क्या कहता है भाई, द सम ऑफ ऑल इवन नंबर बिटवीन 21 से लेकर 51 तक। अब आप देखिए इनका क्या निकालना भाई, सम निकालना है इवन नंबर्स का। अब आपको पता है 51 से लेकर 21 तक जो नंबर है वो हमारे पास 30 है। ठीक है, अब इसमें से जो इवन नंबर है वो कितने हो जाएंगे भाई, 15 इवन होंगे और 15 ही ओड हो जाएंगे। ठीक है, तो हमें किनका सम निकालना भाई, इवन नंबर्स का। ठीक है, अब आपको पता है कि एसएन का फॉर्मूला क्या होता है भाई, यानी कि सम ये होता है n/2 2a n-1 d। ठीक है, अब यहां पर n कितना है हमारे पास 15/2, a कितना है भाई, आपको पता है 21 के बाद क्या आएगा 22, इवन नंबर। ठीक है, ये ध्यान रखना, 22 इंटू 2 प्लस n कितना था 15 था। ठीक है, तो 14 -1। ठीक है, d कितना आएगा भाई 2, क्योंकि 2 का ही गैप रहेगा, हर इवन नंबर में कितना गैप होता है 2 का। यहाँ कितना हो जाएगा भाई 44, यहाँ 15/2 है ही, यहाँ हो जाएगा 28। ठीक है, यहाँ कितना आ गया भाई 2 और 3 7। ठीक है, यहाँ कितना आएगा 15/2, 2 से ये कटेगा तो 36, यानी कि 15 इंटू 36 यानी कि 0 9 15 3 जा 45 और 9 54, यानी कि 540 आपका क्या आ जाएगा, सम आ जाएगा सभी नंबर्स का। ठीक है, ठीक है भाई। अब क्वेश्चन देखते हैं 146 क्वेश्चन। क्वेश्चन में क्या कहता भाई, the sum of 4 consecutive even number is 748, the smallest among them is। यानी कि देखो 4 लगातार इवन नंबर्स है। ठीक है, उनका प्लस कितना दिया है भाई, देखो 4 लगातार है ना, पहला x होगा तो दूसरा क्या होगा x+2 x+4 और x+6, और यहां पर कितना होगा 478। अब देखिए यहाँ पर 2 का गैप इसलिए लिया है क्योंकि भाई जो नंबर है वो सभी क्या है, इवन नंबर्स है। ठीक है भाई, अब आपको पता है कि भाई यहाँ कितने x हो जाएंगे 4x, प्लस कितना होगा भाई 2 6 और 6 12, यानी कि 12 उधर जाकर माइनस हो जाएगा तो 48 - 12, यहाँ आ जाएगा 736 4x, x की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 184। ठीक है, 184, तो आपका 184 क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा सी आंसर। ठीक है, अब देख लेते हैं भाई 1747 क्वेश्चन। क्वेश्चन भाई जिसको बार समझ ना आए वो मेरी बार की वैल्यू वीडियो जरूर देखना जाकर कि हम बार से बार को कैलकुलेट कैसे करते हैं।
ठीक है, क्योंकि इस सीरीज में क्या है, 2 क्वेश्चन बार से ही रिलेटेड हैं, तो आप वो वाली वीडियो जाकर जरूर देखिएगा। ठीक है भाई, यहां पर क्या दिया गया है कि भाई 0.11 रिपीट है, 0.22 ये भी रिपीट है। पहले तो आप इसका प्लस कर लीजिए। ठीक है, आपको पता है कि ये 333 आया, तो आपका बार कितना बना भाई, 0.33 के ऊपर बार है, और इस वैल्यू को आप क्या लिख सकते हैं, 0.33 अपॉन, यानी कि वैल्यू को लिख सकते हैं 33 अपॉन 99। अब आपने ये तो कैलकुलेट कर लिया, इसके बाहर कितना दिया गया भाई, 3। आपको पता है ये 3 और यहां से ये कटा, तो वैल्यू आंसर कितना बन गया भाई, 1। ठीक है, तो आपका आंसर क्या आ गया भाई, सी। ठीक है, अब 148 क्वेश्चन देखते हैं भाई। वन 148 क्वेश्चन में क्या कहता है, द डिफरेंस ऑफ, यानी कि इन वैल्यूज का क्या निकालना है भाई, डिफरेंस निकालना। सॉरी भाई ये गलती से लग गया है, बार नहीं, बार नहीं है, 5 है, 5 पॉइंट। इन वैल्यूज का क्या निकालना भाई, डिफरेंस निकालना है। आपको पता है भाई डिफरेंस भी कैसे निकालते हैं, 5.76 76 76 यही रिपीट हो रहा है। आप क्या कीजिए भाई, यहाँ पर 2.333333 यही रिपीट हो रहा है। आप नॉर्मल कैलकुलेशन कर लीजिए, आपको इसका डिफरेंस निकालना तो माइनस कर दीजिए। 3 आया, 4 आया, फिर 3, फिर 4, फिर 3, फिर 4, यहाँ पर फिर 3, यानी कि आपने देखा कि कितना रिपीट हो रहा है, 3.43 क्या हो रहा है, बार बार रिपीट, तो इसके ऊपर बार। ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा भाई डी। अब क्वेश्चन देख लेते हैं भाई 149 क्वेश्चन। 149 क्वेश्चन में क्या कहता है भाई, द प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर इज 0.008, यानी कि 2 नंबरों का प्रोडक्ट, कोई भी 2 नंबर मान लेते हैं, उनका प्रोडक्ट कितना दिया गया भाई, 0.008। ठीक है, कहता है कि वन ऑफ द नंबर इज 1/5 ऑफ द अदर, यानी कि अगर एक नंबर x है तो दूसरा नंबर क्या होगा, x का ही 1/5 होगा। ठीक है, और ये वैल्यू कितनी दी गई है भाई, 0.008 दी गई है। ठीक है, तो कहता है इनमें से छोटा नंबर कौन सा होगा। भाई छोटा नंबर आप निकाल लेते हैं। भाई आपको पता होगा कि ये कैलकुलेट करके कितना आएगा भाई, मल्टीप्लाई ही है। ठीक है, 2 नंबरों का प्रोडक्ट इतना दिया गया है। कहता है कि दूसरा नंबर जो भी है वो क्या है, पहले ही नंबर का 1/5 है। ठीक है भाई, पहले ही नंबर का क्या है, 1/5, तो आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो कितना आ जाएगा भाई, x अपॉन 5, यानी कि x स्क्वायर अपॉन 5 आ जाएगा। ठीक है, बराबर है 0.008 है भाई, ये उधर जाएगा तो कितना आ जाएगा, 1000। ठीक है, यहां पर 5 जाएगा तो यहां आ जाएगा 200। ठीक है, और यहां कितना आएगा भाई, 2, यानी कि 2, और यहाँ आएगा 50। ठीक है, यहाँ आएगा 1/25। ठीक है, यानी कि 1/25, तो x की जो वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी भाई, 1/5। ठीक है, x की वैल्यू 1/5, और आपको पता है कि जो दूसरा जो नंबर है, यानी कि जो स्मॉलेस्ट जो नंबर है वो 1/5 का भी क्या है, यानी कि 1/5 का भी क्या है, 1/5 ही है। तो दूसरी वैल्यू कितनी आएगी भाई, 25। ठीक है, आपको पता है कि 1/5 बड़ा होगा और 25 क्या होगा, छोटा होगा। तो जो स्मॉलर नंबर होगा वो क्या होगा भाई, आपको पता है कि भाई इसको मल्टीप्लाई डिवाइड करेगा जब 100 को, तो कितना आएगा, 0.4, यानी कि 0.04 आएगा। आपको पता है भाई, देखो जब भी 25 से इसको भाग करेगा 100 को, तो आपको पता है कि भाई पॉइंट तो लगाएगा ही, और एक्स्ट्रा में क्या लगाएगा भाई, यानी कि 0 और 4 पर तो जाएगा ही, तो 100।
ठीक है, तभी क्या आएगा 4/100 आएगा, ठीक है, और 1/25। तो यानी कि आपका जो आंसर कितना होगा, डी होगा। ठीक है भाई, अगर किसी को समझना आए तो एक बार फिर से बैक करना और फिर से देखना। ठीक है, अब 150 क्वेश्चन देखते हैं। देखो भाई 150 क्वेश्चन मैंने काफी बार समझा रखा है कि इस वैल्यू को कैसे निकालते हैं। देखो 150 क्वेश्चन के अंदर ना तो हमें कैलकुलेशन करने की जरूरत है और ना ही हमें अदर कोई ऑप्शन लगाने की जरूरत है। हमें सिर्फ समझने की जरूरत है कि भाई 150 ग्रेटेस्ट वैल्यू कब हो सकती है। देखो मैंने आपको पहले भी बताया कि जब हमारे अगर इनके नैनोमीटर यानी कि डेनोमीटर माइनस नैनोमीटर इक्वली चल रहे हो सबके, ठीक है, सबके एक समान चल रहे हो, तब तो हमें सोचने की कोई जरूरत ही नहीं है। अब देखो जैसे कि इन दो वैल्यू को देखिए, आप इन दो वैल्यू को देखेंगे तो आपको पता है कि भाई इन दोनों वैल्यू के अंदर जो नैनोमीटर और डेनोमीटर का जो डिफरेंस है वो इक्वली है। तो हमें पता है भाई ये बड़ी वैल्यू होगी और ये छोटी वैल्यू होगी। लेकिन अगर हमें ये पूछा जाए कि भाई इन दोनों के बीच में कौन बड़ा और कौन छोटा है, क्योंकि 2/7 का जो डिफरेंस है वो कितना भाई 5 का, ठीक है, यानी कि डेनोमीटर माइनस नैनोमीटर 5 है, और यहाँ कितना है भाई 1/3 है, ठीक है ना, तो यहाँ कितना आएगा भाई 2 आएगा। तो ये बात हमेशा ध्यान रखना कि जिस वैल्यू का गैप सबसे कम होता है, ठीक है, जिस भी फ्रैक्शन का गैप सबसे कम होता है वही वैल्यू ग्रेटेस्ट होती है, ठीक है, सबसे बड़ी होती है। अब बाद में उसकी वैल्यू देख लें, अगर जैसे कि यहाँ पर दिया गया है भाई, अगर यहाँ ऑप्शन में ये चारों हैं, ठीक है, तो हम देखेंगे भाई ग्रेटेस्ट वैल्यू पूछी है तो इनके तो गैप 5 और 2 पर जा रखे हैं, तो इनका मतलब है कि ये दोनों वैल्यू क्या होगी, सबसे छोटी होंगी, ठीक है, ये स्मॉलेस्ट में आएंगी, क्योंकि इनका जो गैप है वो क्या है, ज्यादा, गैप ज्यादा है, ठीक है, और जिसका गैप कम होता है वही वैल्यू क्या होती है, बड़ी होती है। गैप कम होगा तो वैल्यू भी क्या होगी, बड़ी होगी। गैप अगर कम होगा तो वैल्यू बड़ी हो जाएगी, और गैप अगर ज्यादा होगा, गैप किसका, नैनोमीटर माइनस डेनोमीटर का, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर 2/7 5 का गैप है, बहुत ज्यादा छोटी वैल्यू है। 1/3 2 का गैप है, छोटी वैल्यू है। अब देखिए 5/6 1 का गैप है, बड़ी वैल्यू है। 3/4 बड़ी वैल्यू है क्योंकि 1 का गैप है। अब देखिए तो जो टक्कर रह गई वो किस में रह गई भाई, 5/6 और 3/7 में से कौन सी बड़ी है। अब देखिए आप भाई 5/6 और 3/4, अगर इन दोनों में से कोई पूछेगा तो कौन सी बड़ी वैल्यू है, तो जिसकी वैल्यू बड़ी हो वही क्या हो जाएगी, ग्रेटेस्ट, और जिसकी वैल्यू छोटी हो जाएगी वही क्या हो जाएगी, स्मॉलेस्ट। तो यहाँ आपका आंसर क्या रहेगा, द ग्रेटेस्ट वैल्यू पूछी है तो 5/6 क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, जिसको भी अगर थोड़ा बहुत समझना आए तो थोड़ी सी बैक करके देखना, और अगर फिर भी समझना है तो भाई कमेंट कर देना। मैं वैसे ही 2-4 क्वेश्चन लेकर एक अलग से वीडियो सेपरेट बनाऊंगा और उसके अंदर वैसे ही क्वेश्चन होंगे जैसे आप कमेंट में डालेंगे कि सर ये क्वेश्चन हमारे समझ नहीं आया है। ठीक है, सो ये सीरीज आज हम 150 तक ही रखेंगे। ठीक है, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, और अगर अच्छी लगती है तो जरूर शेयर करिए उन बच्चों के साथ जो भी एसएससी की प्रिपरेशन करते हैं या फिर जो सीटेट की भी करते हैं, उनके लिए भी ये क्वेश्चंस, क्योंकि देखो ऐसे क्वेश्चंस बार वाले क्वेश्चंस हो गए। ठीक है, 1/5 वन वैल्यू निकालना, फ्रैक्शन छोटी है या बड़ी है, ये ऐसे क्वेश्चंस सीटेट में भी आते हैं। ठीक है, और ये हर चीज के लिए वैल्यूबल है, हर स्टेट एग्जाम, CHSL, SSC, CGL, इस सभी एग्जाम्स के लिए ये वीडियोस मेरी जो है वैल्यूबल है। और जो भी राकेश यादव सर की पूरी बुक को अगर सोल्व करना चाहता है वो भी मेरे साथ जुड़ जाए, क्योंकि मैं डेली बाय डेली वीडियो डालता रहता हूँ। ठीक है, और ये वीडियोस मैं तब तक डालता रहूँगा जब तक वो पूरी बुक, जो बुक का मैंने नाम भी लिखा है, ठीक है, राकेश यादव सर बुक 7300, जिसके अंदर क्वेश्चन है 97,000 से भी ज़्यादा, 9700 से भी ज़्यादा क्वेश्चन है। ठीक है,
9700, 9700 क्वेश्चन है उस बुक में, प्लस ही प्लस है, यानी कि 9700 प्लस क्वेश्चन है उसके अंदर। ठीक है, तो इन क्वेश्चंस को भी जरूर, अगर जो भी बच्चा चाहता है कि भाई मैं इस पूरी बुक को सोल्व करूं, या कहीं पर ऐसा होता है कि हमें किसी क्वेश्चन में कंफ्यूजन आ जाती है, तो एग्जैक्टली भाई कैसे हम उसको एकदम से सोल्व करें, तो वो आप मेरी वीडियो देख सकता है और उस क्वेश्चन के में अपनी कंफ्यूजन को दूर कर सकता है। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, और बने रहना मेरे साथ। और जिसने भी भाई अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है मेरे चैनल, वो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि अगर आप वीडियो इस बुक को सोल्व करना चाहते हैं तो भाई इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपके पास नोटिफिकेशन आता रहे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।